तो यहाँ पर जो है लॉज ऑफ मोशन पे हमने काम किया था। वर्क एनर्जी आज हम देखते हैं ना, वर्क एनर्जी आई थिंक यही है, हाँ ठीक है। देखिए जब हम वर्क एनर्जी पे आते हैं, सबसे बेसिक जो होता है ना, वर्क क्या होता है। वर्क के लिए बस बेसिक चीज आपने पढ़ा होगा भाई, फोर्स चाहिए और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये दोनों चीज, एक एंगल का भी देखा है, कॉस थीटा होता है, तो भाई वही होता है एफ एस कॉस थीटा हम लोग लेते हैं। अगर ये तीन चीज मालूम हो तो बड़े आराम से हम लोग जो है वर्क एनर्जी का वर्क निकाल सकते हैं। अच्छा, वर्क स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, क्या लगता है आप लोग को? वर्क स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, राइट। बहुत ठीक है। तो यहां से ना कुछ चीजें जैसे आप काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच लेते हैं। जो फोर्स लग रहा है हाइट से मल्टीप्लाई है, तो एम जी का एम जी एच हो गया। तो ये बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे टंकी होता है ना, वो ऊपर है ना, छत पे रखा हुआ है। तो टंकी जितनी हाइट पे होती है, तो वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। लेकिन जब वो नीचे गिर रहा होता है ना, तो वो मूवमेंट मोशन में आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है। बट ओवरऑल दोनों का मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, मैकेनिकल एनर्जी। इसीलिए ना कई बार अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम किसके साथ लगाते हैं? तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी के साथ। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, वही आपका वर्क बता देता है। तो ये भी आपको कुछ क्लू है जो आपको समझना है। डायरेक्ट टर्मिनल एक्सरसाइज यहाँ पर है। इस तरह के इजी जी सवाल आपसे पूछता है, बहुत इजी सवाल, जैसे कि इफ टू पार्टिकल्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी आर देयर मोमेंटा आल्सो सेम। देख मोमेंटम सिंगुलर वर्ड है, अब मोमेंटा क्या है, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल। तो कहता है दो पार्टिकल्स अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है। अब भाई सेम काइनेटिक एनर्जी का ही मामलों में हो सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मास भी आता है, वेलोसिटी भी आ सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसका ना वेलोसिटी सेम होगा, या ये भी नहीं कह सकते कि भाई इसका ना मास सेम होगा। नो, वी कांट से। हम लोग कैसे कर सकते हैं? दो ऑब्जेक्ट है 10 केजी 10 केजी का, क्या जरूरी है कि ये दोनों का मास सेम है तो उनका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा? ये बिल्कुल मतलब नेसेसरी है? क्या लगता है आपको, कंडीशनली जरूरी है? ये अलग अलग भी हो सकता है। सर अलग अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकता है, क्यों अलग अलग हो सकता है? वेलोसिटी भी फैक्टर है ना दोनों को लेकर। हाँ, यदि मास और वेलोसिटी दोनों सेम है तो सेम ही रहेगा। बट वैल्यू सेम होना अलग बात है, बट मास और वेलोसिटी का डिफर करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहां पर पहली बात मोमेंटा करा, इफ टू पार्टिकल्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है मोमेंटा कैसा होगा फिर इसका। तो हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम बी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो के, डायरेक्टली के ही लिखते, बट के लिखा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं आपसे पहली बात एक रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक रिलेशन स्टैब्लिश करने का भी हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ जो मोमेंटम है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, जो के है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, और पी क्या होता है, एम वी। यानी आप देखिए एम वी स्क्वायर में अगर एक एम से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एम स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब आप कोई कैलकुलेशन आप करते हैं, अगर ऊपर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसी से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो अगर आप ऊपर एम से मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी एम से करना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, हमने ना जानबूझ के एम वी स्क्वायर में, वी तो स्क्वायर में था, एम को भी कहा तुम भी स्क्वायर में हो जाओ, तो कहा ठीक है एक एम से मल्टीप्लाई कर दो हम हो जाएंगे। तो वो बन गया पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बन गया। और नीचे एम था तो एम रहेगा, मतलब बन गया पी स्क्वायर अपॉन टू एम बन गया। तो के इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर अपॉन टू एम। यहां से हमारा एक रिलेशन बना है। रिलेशन में आप स्टेब्लिश कर लीजिए अपना, एक P1 एक P2, है ना। के तो के ही रहेगा, बट वही रहेगा पी स्क्वायर बाई टू एम, मास भी अलग अलग रहेगा। एक रिलेशन जो स्टेब्लिश होता है हमारा P1 बाई P2 का अंडर रूट M1 और M2 का होता है, ये दो का। और जरूरी नहीं कि मोमेंटा सेम हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मास का डिफरेंस हो जाएगा। खैर ये रिलेशन भी कई बार इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को भी आप ध्यान देंगे।
और इन सवालों को आप सोल्व करेंगे, बहुत इजी सवाल है। ये तो लाइव क्लास एक पोर्शन ये भी होता है भैया आप डाउट पूछ सको, हो सकता है किसी को डाउट हो पूछ ले, वो ना पूछ सकता है। बाकी तो ये मेन चीजें ही सर केवल इन टेक्स्ट करा दीजिए 6.5 वाली। इन टेक्स्ट तो इसमें नहीं है फिर, ये डायरेक्ट पीडीएफ लगता है टर्मिनल से ही है, ये डायरेक्ट टर्मिनल से चल रहा है। तो बहुत आगे निकल गया मैं तो। हाँ, मुझे यहीं तक रहना है, एनर्जी लॉस यहीं तक रहना है। तो क्या टर्मिनल के ही सारे सवाल है ना? अच्छा, टर्मिनल के ही है केवल, ठीक है। कोई नहीं, इंटेक्स आपने बनाया है क्या, उसमें कोई डाउट है आपको? सर सब इंडेक्स हो गए, 6.5 नहीं हो रहे हैं, उसमें डाउट्स हैं। ये कोलिजन वाला, जो कोलिजन का था? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लूंगा मैं उसका। तो यहां पर अगला सवाल है, अ पार्टिकल इन मोशन कोलाइड्स विद अनदर वन एट रेस्ट। एक पार्टिकल जो मोशन में है और दूसरा पार्टिकल रेस्ट में है, उधर से दौड़ते हुए आया, मार दिया इसको तो टकरा गया, ये कोलाइड कर गया। इज इट पॉसिबल दैट बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन? क्या जरूरी है कि वो टक्कर मारने के बाद दोनों ही कोलिजन में आ जाए? क्या लगता है, जरूरी है दोनों ही रेस्ट में हो जाए फिर कोलिजन के बाद? नो सर। कोई जरूरी नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि जिसको टक्कर मारा है वो मोशन में आ जाए। फुटबॉल में क्या होता है, दौड़ते हुए जाता है, किक मारता है, फुटबॉल तो रेस्ट में होता है ना, लेकिन वो तो मोशन में आ जाता है। तो कोई जरूरी नहीं यहाँ पर, ये जो दोनों हैं वो रहें। बाकी डिटेल यहाँ पर है, आप एक बार पढ़ लेना इसको। Does the total mechanical energy of a system remains constant when dissipative forces work on the system? टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। लेकिन डिसिपेटिव फोर्सेस भी तो है। डिसिपेटिव फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अब एनर्जी को लगातार वो खर्च करेगा तो कहाँ से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसका रहेगा? ये भी तो आप समझिए, पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसका सेम रह पाए, कोई मीनिंग ही नहीं बनता है उसका, ये हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड। ये देखिए आप एकदम रियलिटी को टच करता है फिजिक्स। एक बच्चा अपने हाथ में बॉल लिया, आप भी फेंकते होंगे, फेंका ऊपर की ओर, एकदम ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड। क्या इसका इनिशियल वेलोसिटी माना जाएगा या फाइनल वेलोसिटी माना जाएगा? ये 20 मीटर पर सेकंड क्या माना जाएगा? इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी माना जाएगा, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा? तो अगेन मैं आपसे पूछता हूं, काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है? सर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाँ, फॉर्मूला के तो अकॉर्डिंग। मास मास और एंड वेलोसिटी वेलोसिटी। पर। अच्छा मास एक एंड बात बताइए, वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी आपने बताया, बच्चा जब बॉल को फेंकेगा इसमें कौन सी क्वांटिटी मास एंड वेलोसिटी में चेंज करेगी और कौन सी चेंज नहीं करेगी? सर वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी करेगी। में चेंज होगा, मास में नहीं होगा। हाँ, मास तो वही रहेगा। ये थोड़ी है कि 10 1 केजी का बॉल ऊपर, 1 केजी तो बहुत ज्यादा हो गया 10 ग्राम का बॉल फेंका, ऊपर जाते ही ये वो 50 ग्राम का हो गया। ऐसा होने लगे तो गजब हो जाएगा फिर तो। जितनी भी चीजें आपको कम लगी ऊपर फेंक दिया करेंगे आप, ऊपर जाते जाते जो है कोई लपक लेगा, है आराम से उसका मास बढ़ जाएगा फिर तो एक बात तो खैर पक्की है कि एट व्हाट पॉइंट इन द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगा? तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर हमें ये पता चल जाए कि वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम है तो पता चल जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगा। यस सर। हाँ। दूसरा, एट व्हाट पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम?
किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम तो बदलने का नहीं, जी बोलेगा हम भी ना बदलेंगे, एच बदलेगा। एक बात तो पक्का है कि सबसे हाईएस्ट जहां तक वो जा सकता उस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये तो बी वाले का आंसर हमारे सामने आ गया। बट आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसपे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, कौन सा पॉइंट होगा। क्या सर? Where the kinetic energy maximum? वेलोसिटी किस कंडीशन में, आप एक बॉल ऊपर की ओर फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से, यू थ्रो अ बॉल विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। आई जस्ट वांट टू आस्क यू that at what point the velocity will be maximum in this activity, in this phenomenon जो आप फेंक रहे हैं बॉल को When it's in the air? एयर में। और बाकी लोग बताएंगे, सोचिए सोचिए किस टाइम पे सर वेलोसिटी ज्यादा होगा। सर जब वो ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा उससे पहले। हम्म, सोचिए। अच्छा एक बात बताइए, मतलब रियलिटी में सोचते हैं ऐसा कुछ, आपने बॉल को ना ऊपर फेंका, थ्रो किया, थोड़ा सा इसमें एक विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है ना। आपने सुपर 30 मूवी देखा होगा, दिमाग में Is विजुअलाइज it कर when it's returning back to the ground? लेते। यू आर राइट। सो When एक it's returning back to the ground अ, because of the force of gravity? हाँ, बट आप ये भी आप वापस लाने का बोल रहे हो, रिटर्निंग के बाद बोल रहे हो, रिटर्निंग हमें नहीं, बस आप खाली एक फंक्शन सोचो जहां तक वो ऊपर पहुंचे, और ऊपर पहुंचने से लौटने वाला उससे पहले तक हमें करना है, वो वीडियो वहीं पर रोक देना है, स्टॉप कर पॉज कर देना है। सोचिए जरा, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से आप किसी बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, थ्रो अ बॉल विद 20 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अगर हमारे बॉल फेंकने के बाद उसका सर स्पीड बढ़ना होता तो वो तो ऊपर ही ऊपर चला जाता ना, नीचे क्यों आता फिर। ओके, तो सर जब जब हम लोग बॉल को जस्ट रिलीज करते हैं उस टाइम पे मैक्सिमम होता है। हाँ ओके हाँ, यही तो मुझे समझाना है। हम ओके जब ओके जिस टाइम पे जैसे फेंकते हैं जो शुरुआती वाला होता है वही मैक्सिमम होता है। आप ही दिमाग लगाइए ना, 20 मीटर पर सेकंड से तो आप फेंक ही रहे हो हैं, और उसके बाद से 20 मीटर सेकंड से फेंका, और उसके बाद वो 21 हो जाए, 22 हो जाए, तो गजब हो जाएगा फिर तो, उसकी स्पीड तो बढ़ती ही चली जाएगी। तो फिर तो बट भाई सर किसी भी चीज को ऊपर फेंकना गुनाह है। बट सर जब वो नीचे आ रहा है तो हाँ उस टाइम पे भी तो जस्ट वो ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी हाँ वेलोसिटी हाँ, मैक्सिमम हो जाए। देखिए जाते हुए घटते हुए जाएगा, और आते हुए ना बढ़ते हुए आएगा, लेकिन बीच में जीरो जरूर आएगा, और वो कहां पर आएगा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ओके हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये। जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो फेंकने के बाद जो है उसकी वेलोसिटी घटते जाती है, घटते जाती है, घटते जाती है। हाँ ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किस हाइट तक जा रहा है, जितना फोर्स लगा रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स है ग्रेविटी का फोर्स, तो वो तो अपना फंक्शन चालू रखेगा, है ना, वो तो रुकने वाला नहीं है। तो उसी पर डिपेंड करता है कि ग्रेविटी और उसका मास ही, उसका मास जो होता है mg, वही ग्रेविटी, उसी से तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो भाई उसी से ये कैलकुलेट होता है कि उसकी mg की जो वैल्यू उससे कितना ज्यादा हम दे रहे हैं। जैसे आप उसकी मान के चलिए mg 10 1 kg का है, और g की वैल्यू 10 लेते हैं, तो कितना हो गया, 10 न्यूटन आ गया, अप्रोक्स में 10 न्यूटन आ गया इसका, ठीक है। तो 10 न्यूटन आ गया, तो अगर हम उसको 20 न्यूटन से फेंकेंगे, अगर लेट मी सपोज वी क्रिएट अ फोर्स 20 न्यूटन, तो 10 न्यूटन से ही तो ऊपर जाएगा, 10 न्यूटन तो वैसे भी कैंसिल कर दे रहा है ग्रेविटी वाला। तो एक हाइट तक आप ध्यान से देखेंगे, आप सोचिए किसी भी चीज को आपने फेंका होगा, या अपने हाथ में पेन को थोड़ा ऊपर फेंक के देखेंगे, तो वो ऊपर जा रहा है, 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 बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां एक इंस्टेंट के लिए वो रुकता है, सिंगल इंस्टेंट, बहुत ही कम समय के लिए, और वहां से फिर वो नीचे आना शुरू होता है। जिस स्टैंड पे वो हल्का सा स्टॉप होता है ना, बिल्कुल हल्का सा,
वहां पर उसकी जो वेलोसिटी 0 होती है, सबसे मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम वेलोसिटी। और वहां काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, क्योंकि ऑलरेडी जहां काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, पोटेंशियल वाला हाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। बट ग्राउंड लेवल पे हाइट तो बिल्कुल 0 कर दिया आपने, तो पोटेंशियल 0 हो जाता है और काइनेटिक हाई हो जाता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो जब आप उस चीज को फेंकते हैं तो उसको 0 होना पड़ेगा भाई, 0 नहीं होगा तो हर चीज को फेंकना गुनाह है। गलती से खेलते खेलते आपने ऊपर पेन फेंक दिया तो वही वाला हो जाएगा, बिल्कुल सीन बनेगा कोई मिल गया वाला, जिसमें रोहित मेहरा पहले मेंटली थोड़ा होता है स्टूडेंट, लेकिन धीरे धीरे जादू की वजह से जो है उसके पास बॉडी भी बन जाती है, और वो ऐसा किक मारता है फुटबॉल पे, ऐसा मारता है, वापस आता ही नहीं है वो सीन जो है वही सीन क्रिएट हो जाएगा, बोले आइला जादू हो गया ये तो, सीधे ऊपर, वो जादू, वो म्यूजिक बैकग्राउंड बजाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है वो पता नहीं बॉलीवुड वाले साइंस का पता नहीं क्या क्या करते हैं, एलियन को दिखाते ऊपर ही चला गया, इतना फोर्स वो लगाता है कि सीधे ऊपर जाता है। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कब वापस आएगा, देखते देखते बड़ा हो गया लेकिन वापस नहीं आया वो। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये दो मामला हमारे पास क्लियर हो गया, तो ये 2 पॉइंट हमें ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल जब रेस्ट में आ जाएगा ग्राउंड पे तब भी फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन फ्री फॉल का केस अलग होता है। फ्री फॉल केस जब किसी चीज को गिराते हैं ना हम, तो फिर वो क्या होता है, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी। जब हम किसी चीज को गिराते हैं हमें कोई फोर्स मतलब कोई वेलोसिटी देने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई भी वेलोसिटी देने की जरूरत है ही नहीं। आप किसी चीज को नीचे गिरा रहे हैं तो आप क्यों फोर्स लगाएंगे, लेकिन एक कंडीशन में फोर्स लगाते हैं लोग, बता सकते हैं किस कंडीशन में फोर्स लगाते हैं? नीचे किसी चीज को फेंकना हो तो किस कंडीशन में फोर्स लगाते हैं, कोई बताएगा क्या? एनीबॉडी? इस केस में लगाते हैं मतलब जब ऊपर फेंकते हैं जब लगाना पड़ता है। नहीं नहीं, नीचे फेंकना है। जब उसकी स्पीड बढ़ानी होगी हमें। दुश्मनी से पक्का निशाना, उसका सर फोड़ना ही फोड़ना है, एकदम दुश्मनी रहेगी, तो फ्री फॉल से थोड़ी ना काम चलेगा। पत्थर हाथ में है और हाथ में लेके जो है ऐसा कर थोड़ी ना ऊपर से गिराएगा खाली, वो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा वो, तो खाली गिरा देगा तो उसको चोट थोड़ी ना लगेगा, इसलिए एकदम निशाना लेके नीचे मारेगा वो, तो उस कंडीशन में पूरा वो वेलोसिटी क्रिएट करेगा वो। पर ये क्या बोल रहा है, फ्री फॉल, ये फ्री फॉल है, मतलब अपने आप फ्री तरीके से गिर रहा है, नाम समझिए, फॉल एक होता है, फॉल गिरना, एक होता है फ्री फॉल। ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि जो है वहां भी साइंस लागू हो जाए। हम्म, जैसे साउथ मूवी वाले साइंस की ऐसी की तैसी कर देते हैं, वो एक बार जब उल्टा ऊपर जाते हैं ना तो उल्टा लटक के मारते हैं, वो उनकी ग्रेविटी अलग ही होती है, वो गिरते नहीं है वो, बिल्कुल अलग ग्रेविटी उनकी अलग है, उनकी स्पीड अलग होती है, उनकी वेलोसिटी अलग होती है, एवरीथिंग। वो मतलब एक गोली चलती है वो 4 लोग गाना गाते हैं, फिर वो आवाज भी चली जाती है, देखिए साइंस कितना उनका डेवलप है, हॉस्पिटल में वो उसका हीरो, और वहां तक आवाज चली जाती है, यहाँ तो चीखते हैं कमरे में जो बाहर आवाज नहीं जाती है, वहां आवाज चली जाती है, वो सुनता भी है तब तक गोली रास्ते में है। देन आफ्टर वो उठता भी है, जैकेट पहनता है, तब भी गोली रास्ते में, लोग गाना गा रहे हैं, बुला रहे हैं उसको। वो बाहर आता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, तो उसको साइकिल मिलता है, तब भी गोली रास्ते में है। फिर वो रोलर जो मशीन होती है उस पे आता धीरे धीरे, तब भी गोली रास्ते में है। फिर वो आ जाता है बीच में, फिर फूंक मारता है, फिर वो गोली मुड़ भी जाती है और वापस उसके पास चली जाती है। तो उनकी अलग ही सिस्टम, अलग ही दुनिया है एकदम से। वैसे छूते हैं ट्रक उड़ जाता है, छूते हैं लोग उड़ जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। तो उनका बिल्कुल ही साइंस लॉजिक यहाँ से नहीं लगता है, बट हमारा जो साइंस है वो बिल्कुल एक्चुअल है यहाँ पर। यहाँ पर वो चीजें नहीं है, हमारी ग्रेविटी भी 9.8 जी लेंगे हम लोग, और हमारा स्पीड वेलोसिटी सब कुछ एवरीथिंग हमारा वही रहेगा, उनसे हमारा कोई रियलिटी नहीं है। खैर, जब मैं बचपन में मूवीज देखता था तो मैं ये सारी चीजें बहुत टोकता था, तो मेरे दोस्त लोग बहुत चिढ़ते थे, मैं कहता था ये सीन ना यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, देखो यहाँ पर ना एक डिफॉल्ट है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इस तरह, मैं बहुत जल्दी कैच कर लेता हूँ चीजों को, मतलब बहुत जल्दी कर लेता हूँ, ये लोग जो निकालता है ना कमी वगैरह, मुझे दिखाया जाए तो मैं जल्दी फटाफट निकाल दूंगा, लेकिन ये सब काम क्या करना है ये लोग निकालता रहता है, कहीं ना कहीं किसी मूवी को नहीं छोड़ता है,
आप इनको किसी मूवी को दे दीजिए, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये हो गया है, यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है, वो कहीं ना कहीं निकाल ही देगा। लोग बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ध्यान से देख के बता देता है। चलिए आप लोग भी अगर कोई यूट्यूबर पार्ट टाइम करना हो तो कर सकते हैं। ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क जीरो क्यों होता है? किसने कहा ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है? क्यों जीरो? आप लोग बताइए, ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है क्या? डिपेंड करता है एंगल पे सर, किस एंगल पे हो रहा है। वर्क में कौन सा लेते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा? सर कॉस। वो सिचुएशन देखिए, ग्रेविटी का जो वर्क है ना, वो किसी का भी फोर्स का हो, वो डिपेंड करता है, जैसे एंगल का बोला। अब किसी चीज को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, हम किसी भी चीज को, या ऊपर से कोई चीज नीचे की ओर गिर रही है, तो क्या लगता है ग्रेविटी का वर्क वहां जीरो होगा क्या? कोई चीज अगर नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी का वर्क जीरो होगा? बताइए, वर्क के लिए सर क्या यहाँ पे चाहिए? सर यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर कैसे रही है? ग्रेविटी वर्क कैसे कर रही है? ग्रेविटी एक फोर्स है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है, केवल ग्रेविटी की बात नहीं हो रही, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है। एमजी फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? एमजी उसका फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। हाँ सर। यस सर। और जिस हाइट पे वो काम करेगा तो एच हाइट हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, एंगल यस जीरो बन सर। रहा है कि नहीं बन रहा है? कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो जब आप W इज इक्वल टू एफ एस लेंगे, एफ एस लेंगे, तो एफ तो एम जी हो गया, एस एच हो गया, तो एम जी एच बन गया। अरे तो गजब हो गया, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला तैयार हो गया। इसलिए तो कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू। और ये आपने कहाँ पढ़ा है? याद कीजिए, चैप्टर 16, वहां पर इस बात का अच्छे से मैंने जिक्र किया था। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था तो बताया था कि कैसे ये वर्क डन के इक्वल होगा। कुछ ध्यान है आप लोग को या भूल गया पुराने वाले? नए वालों को भी होगा, मैंने तो दिया था पढ़ने के लिए। थोड़ा थोड़ा याद है सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। द ब्लॉक ऑफ मास 3 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 3 kg का ब्लॉक है और 20 मीटर पर सेकेंड से मार देता है, टक्कर कोलाइड कर देता है विद ए स्प्रिंग और ऑफ फोर्स कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर। सर हम्म अभी जो आपने क्वेश्चन बताया था ग्रेविटी वाला, ये कौन सा था? क्वेश्चन नहीं था, ऐसी वो टेक्स्ट पूछा था, विजय विश्वकर्मा जी शायद। लैपटॉप सामने है ना, तो कोई टेक्स्ट करता है तो दिख जाता है मुझे। आप लोग को शायद ना दिखे, वो आपका स्क्रीन मैं हैंडल कर रहा हूँ इसलिए हाँ, दिखता तो मुझे भी दिखता नहीं। है। दिख जाता है। यस नहीं सर। हाँ ठीक है, नहीं फिर दिख दिखता है। जाता है। किसी किसी का सिस्टम होगा, किसी किसी का अलाउ किया होगा, किसी ने परमिट किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। तो यहाँ पर जो है नॉर्मली आप सोचिए कि कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द वर्क। तो आप एक चीज याद रखना, जो कंप्रेशन वर्क होता है ना, वो जो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कह रहा ब्लॉक ऑफ मास 3 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, इतना दे रखा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, इसको हमें समझना पड़ेगा। जब मैक्सिमम वहां पर क्या किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अप्लाई किया जाएगा, उसी कंडीशन में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। इसी वजह से यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर को हाफ के एक्स एम स्क्वायर से इक्वल किया गया है। मेरी बात ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूं। आप जब खींचते हैं ना तो मोशन होता है वो, और मैक्सिमम तब खींचेंगे जब आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहां अप्लाई करेंगे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम कंप्रेशन। आप दबाते हैं तब भी, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, दबाते हैं तब भी आप एक फोर्स लगाते हैं, वो मोशन में ही होता है। सो डेट मीन व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल है हाफ के एक्स एम स्क्वायर का। बाकी कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, एक्स एम की वैल्यू आ जाएगी, बाकी आपको मालूम है।
उसी तरीके से 6 वाला क्वेश्चन उसी के ऊपर आप इसको देखना, इसी के रिलेटेड है। 7th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस पे सवाल आता है पावर के ऊपर। शक्तिमान पर एक आता था, तो उसका एक रोल था उसमें। उसमें एक साइंटिस्ट होता था, वो हमेशा बोलता था पावर, ऐसा करके वो बोलता था कुछ इस तरीके से। तो हम लोग बड़े फैन थे शक्तिमान के भाई। अब शक्तिमान तो अब आता नहीं, वो बुजुर्ग हो गए मुकेश खन्ना जी, और वो ना वो चीजें रही। वरना हम लोग स्कूल स्किप कर देते थे, जल्दी स्कूल से भाग भाग के आते थे, ट्यूशन जाने का मन नहीं करता था, दिन में सोते नहीं थे। ये हाल था शक्तिमान को लेकर कि हमें देखना है तो देखना है, अगला क्या होगा अगला क्या होगा, बैठ के देखते थे। तो पावर है यहाँ पर, द पावर ऑफ एन, पावर का मतलब ये होता है किसी सर का। ये क्वेश्चन करा दिया है आपने करवा दिया है, एक बार फिर से बताता सर हूँ। वीडियोस में। अच्छा, ये थोड़ा सा बताता हूँ, नए लोग होंगे। पावर का मतलब होता है कितना कम टाइम में ना आप कोई काम कर लेते हैं। तो ई देखिए, पावर की जब हम बात करते हैं तो वर्क अपॉन W/T होता है। यहाँ पर कितना वर्क कितने टाइम में किया जाता है। कुछ W को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू E/T, T इज इक्वल टू PT। आराम से पुट करो, वैल्यूज निकालो, आपके आंसर सामने होगा। बट जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे ना, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे P किलोवाट में होना चाहिए और टाइम जो है आवर में होना चाहिए। अब किलोवाट में करने के लिए, वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी आवर है, 30 दिन की बात है, तो आप 30 से करेंगे। बाकी जिन्होंने बताया मैं डिटेल बता चुका हूँ, आप वहां देखेंगे ऑलरेडी। बस फॉर्मूला E इज इक्वल टू PT, इसको पीटो, बस ये इसका है। नेक्स्ट इसी के ऊपर है, पावर जनरेटर के ऊपर ही है, बट मैं क्वेश्चन समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको हो सकता ना समझ में आया, आप एक बार देख लीजिए। 1000 kg of water falls every second from a height of 120 मीटर। मतलब आप समझिए कि 1000 kg वाटर गिरता है 1 सेकंड में, और वो हाइट है 120 मीटर। मतलब हाइट फिक्स है, 120 मीटर हाइट से गिरता है, बट 1 सेकंड में जो अमाउंट है वाटर का वो 1000 kg है। हर 1 सेकंड में 1000 kg वाटर नीचे गिर जाता है, हर 1 सेकंड में। द एनर्जी ऑफ दिस फॉलिंग वाटर इज यूज टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और उसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ द जनरेटर एज्यूमिंग नो लॉसेस। हमें ना पावर निकालना है उसको, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कोई लॉस नहीं हुआ है। और जी की वैल्यू जब देना 10 मीटर पर सेकंड पर, तभी लेना, ऐसे मत ले लेना। ऐसे तो 9.8 ही चलेगा ये, 10 अपने मन से मत लेना। MCQ वगैरह क्वेश्चन हो तो अप्रोक्स में आंसर नजदीकी तक हम पहुंच जाएंगे। सो मास ऑफ वाटर फॉलिंग, M कितना है 1000 kg, हाइट 120 मीटर, और टाइम 1 सेकेंड। सो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो उतना ही जनरेट होगा जितना कि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है भाई। एनर्जी अलग से नहीं बनता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बना सकते हैं ना ही उसको आप विनाश खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, उसको आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, देन आफ्टर उसको आप साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको आप पता नहीं हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। पंखा चलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी MGH, सीधी सी बात है। P इज इक्वल टू E/T हो जाएगा, फिर तो पावर ही तो निकालना है। E की जगह हम लोग क्या ले लेंगे MGH, तो MGH निकाल लो, टाइम वगैरह पुट करके आंसर आ गया। बस यही है इसमें, बाकी सवाल आप खुद सर कर सकते। सर P इक्वल्स टू W/T होता है। बिल्कुल होता है, वही तो है तो ये। सर E ई तो एनर्जी है ना तो भाई, वर्क वर्क भी होगी। तो एनर्जी ही होती है, वर्क भी तो एनर्जी ही है। ओके सर। ये देखिए, गाड़ी मोटर बहुत चलता है, जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज में गाड़ियां उड़ती है ना, वैसे फिजिक्स में खासकर मैकेनिक्स वाले चैप्टर में गाड़ियां खूब उड़ती है। यहाँ पर गाड़ियां खूब चलती है, ठीक है, भले आपके पास गाड़ी हो या ना हो, बट यहाँ गाड़ी खूब चलेगा। बस लिखा है द स्पीड ऑफ ए 1200 kg कार इज 90 km/h ऑन अ हाईवे। तो 90 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा हाईवे पर, गजब है। मायने रखता है 90 किलोमीटर, तो अच्छा खासा स्पीड पकड़ लेगा 90 का स्पीड। और गाड़ी का देखिए तो वजन भी दे रखा है, 1200 kg का है।
इसको किसी को क्या बोला, हल को बुलाया था क्या इसको उठाने के लिए? अच्छा तो मेजरमेंट करने मशीन पे माप लिया होगा। 1200 kg है। तो ड्राइवर का वजन लेके है या खाली गाड़ी का है, ये भी इसने क्लियर नहीं किया है। ऑब्वियसली गाड़ी अकेले चलेगी नहीं, उसमें लोग बैठे होंगे, तो टोटल जोड़ जाड़ के है, मतलब हाईवे पे पूरा व्यवस्था इन्होंने कर दिया है। गाड़ी का मास, साथ में अपना अपना वजन करके बैठिए जी, कितने लोग हैं एक पेज पे कैलकुलेट कीजिए, फिर आपका टोटल निकलेगा। खैर अभी हम कार कहीं लेंगे, कार के अंदर इंटरनल हो जाएगा वो। द स्पीड ऑफ अ 1200 kg कार इज 90 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हाईवे। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप द कार। एक तो इतना स्पीड, ऊपर से लगाएगा ब्रेक। कार कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। जरा सोच के देखिए, इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, लगा अचानक ब्रेक लगा दे तो कुछ टाइम लेगा कि नहीं लेगा गाड़ी रुकने में, आप मुझे बताइए। फिल्मों में देखा है ना आपने, तुरंत रुक जाती है। तुरंत रुक रही तो साइंस को वो मात दे रहा है फिर तो। लगेगा टाइम, भले थोड़ा लगे लेकिन लगता है काम। 3 सेकंड लग रहा है। द कार कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकंड। कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ द ब्रेक। एवरेज पावर बताना है। कितना बढ़िया सवाल है, देखिए इतना बढ़िया से एक्सप्लेन मैंने सवाल का खाली कर दिया, बाकी तो आप खुद ही बना देंगे, मैं बताता हूँ आपको, फिर भी डरिए नहीं। मास हो गया 1200 kg, है ना, और इसमें जो है देखिए 90 किलोमीटर पर आवर तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। इसके पीछे रीजन है, 1000 ऊपर लिखेंगे और 3600 3600 लिखेंगे, तो जीरो जीरो कटेगा तो 10/36 आएगा, उसको और आधा कर देंगे तो 5/18 आ जाएगा वो। तो 5/18 मीटर पर सेकंड सॉल्व कर देंगे, आगे 25 मीटर पर सेकंड। फाइनल कितना हो गया, 0। ओ माय गॉड, ब्रेक लगा रहा है ये तो। टाइम कितना, 3 सेकंड। तो एवरेज पावर हम निकालेंगे तो P इक्वल टू W/T होता है। W यहां पर क्या, जितना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, ये लग गया वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क ना दिया हो, वर्क निकालने में प्रॉब्लम हो और वेलोसिटी और मास के जरिए निकालना हो तो समझ जाना कि वहां पर डेल्टा के ही चलेगा, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। तो अगर डब्ल्यू निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वही आ जाएगा 12m। देखिए जनरली क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ही होता है सब, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनिशियल वाला ही जाता है, इसलिए लॉस है, शुरू में ज्यादा बाद में कम, लॉस है ना ये। बाकी आंसर आपके सामने, टाइम तो आप सेट कर देंगे, वो तो हाफ वाला 2 नीचे केवल आ गया। ये सारे सवाल समझ में आ रहे हैं आपको, मतलब बोरिंग तो नहीं लग रहा है सवाल? देखिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके विजुलाइज करवा रहा हूँ, ताकि आप गाड़ी कल को चलाएं भी तो आपको ब्रेक लगाते लगाते हुए ध्यान आए। मतलब साइंस पढ़ने का अलग फायदा, आप गाड़ी में बैठो ना तो ड्राइवर के बगल में बैठो, आपके रिश्तेदार हो, उनको बताओ, एक कॉपी पेन लेके बैठो एकदम से, और जो भी रिश्ते में वो लगते हैं, जैसे भी लगते हैं, उन्हें बोलो कि देखिए आप ना गाड़ी इतने की स्पीड में चला रहे हैं, ये देखिए इतना टाइम हो गया, इतना डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर लिया, ये देखिए आपने ब्रेक लगाया, ये देखिए इतना टाइम लगा, ये देखिए कैलकुलेट करके इसका इतना मोमेंटम होगा। मान लो मौसा जी हैं, ये फूफा जी आपका वजन कितना होगा, वैसे तो आप काफी हेल्दी हैं, खाते पीते हैं, तो वजन वजन कम कीजिए, वैसे होगा कितना, 100 kg या 80 kg कितना होगा? अच्छा देखिए जोड़ रहे हैं, दिमाग ना पागल आप कर दोगे, पूरा एकदम पूरा साइंस अप्लाई कर दोगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, गाड़ी में बैठे बैठे रिवीजन हो जाएगा, है नहीं? और अगर ऐसा मम्मी पापा के साथ कर दिया ना, तो फिर तो मामला कुछ और हो जाएगा फिर तो। तो आप लोग ऐसा रिवीजन करना चाहोगे क्या, ऐसा करोगे कभी गाड़ी में बैठ के? क्या लगता है, इस तरह की चीजें पूरा फिजिक्स अप्लाई करो एक कॉपी पेन लेके। रिवीजन होगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं। मैं तो ऐसे ही बोलते रहता हूँ कि मान लो जिसको मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो उसको बोलता हूँ अगर कोई आए तो रिवीजन करो, जैसे छत पे जाओ बोलना ये देखियो मानसून हवाएं चल रही है, ये अभी ना डायरेक्शन उत्तर की ओर है, अभी पश्चिम की जाके बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, ये ना अभी जो है आर्कटिक महासागर से उठा होगा, इसका इतना डिग्री टेम्परेचर होगा, ये होगा वो होगा, पूरा ज्योग्राफी लगा दो वहां पर, फिर देखो तुम्हारे साथ वाला कहेगा बस रहने दो भाई, बारिश का एंजॉय भी कर लो, हवा का एंजॉय भी कर लो, पूरा ज्योग्राफी लगा दोगे। तो ये जो है 400 ग्राम बॉल, अच्छा खासा बॉल है, 400 ग्राम का है, मार दे किसी को चोट बहुत तेज लग जाएगा, लगभग आधा किलो हो गया, 100 ग्राम ही तो कम है ये। 400 ग्राम बॉल मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड,
हैज इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विथ अनदर बॉल ऑफ मास 600 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट। अच्छा, 400 ग्राम का बॉल है और जाके टक्कर मार रहा है 600 ग्राम वाले बॉल को, और जो कि वो रेस्ट में था। ये तो वही हो गया, कोई सो रहा है जाके मार के टक्कर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन। ये तो देखिए वही है, एम ए लिख लो, वी ए आई इनिशियल लिख लो, एम बी लिख लो, सारा लिख लो, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फार्मूला पुट कर दो यहाँ पर। इसका एक फार्मूला होता है कोलिजन का, ये लिखा हुआ है, बस फार्मूला आप रख लो, या मैंने पढ़ाया होगा तो वहां भी समझाया होगा। बस फार्मूला, कोलिजन का फार्मूला बस फार्मूले के ऊपर होता है। आप क्लियरली लिख लो कैसे क्या है, फार्मूला पुट करो, आंसर आपके सामने होगा। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा लगेगा, बट आप कोई रास्ता निकाल लो, देख लो, या मैंने भी बताया हो तो इसी के ऊपर है ये। बस मुझे इतना है कि आपके एक अंडरस्टैंड डेवलप किया जाए कि सवाल को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बट सवाल को छोड़ो मत, है ना। देखिए लिख रहा है बुलेट ऑफ मास, हाँ, यहाँ गोलीबारी भी खुद होता है, खूब बंदूकें चलती है, गोली खूब चलता है यहाँ पर फिल्मों की तरह। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम का गोली है, जो मारते नहीं सकते गोली मारते, 10 ग्राम का, इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड। सोच के देखो, 10 ग्राम की गोली और स्पीड वेलोसिटी देखो इसका 500 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 500 मीटर, इतना स्पीड है इसका, इतना सा गोली और इतना ज्यादा स्पीड, तो इसकी तो जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी होगी। हीट कहाँ कर रहा है, कोई आदमी को तो नहीं मार रहा है ये, नहीं नहीं। इफ हीट्स 20 kg वुडन ब्लॉक, ओहो, एट रेस्ट एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, उसमें घुस जाता है वो। क्या लगता है वो रेस्ट में जाएगा? लकड़ी पे जा रहा है ना, लकड़ी पे जा रहा है, 20 kg लकड़ी का ब्लॉक है, उसके अंदर मार रहे हैं, रेस्ट में है वो। तो इस सिचुएशन में आप सोच के देखिए, अगर आप पिक्चर अपने माइंड में डालिए, तो क्या लगता है, वो इसको चीरते हुए निकल जाएगा, या उसके अंदर जाके एक टाइम के बाद रुकते 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 रुकेगा वो? सर रुक जाएगा। रुकेगा वो। आदमी का शरीर तो सॉफ्ट होता है ना, तो कई बार गोली देखिए जब भी लगती है तो निकल जाना चाहिए। अगर गोली आर पार हो गई तब तो आदमी बच जाएगा, बस घायल होगा। अंदर घूम जाती है ना वो, जैसे पेट वाला हिस्सा या कहीं भी, तो उसमें जो बारूद होता है ना, चीजें होती है, उससे वो मर जाता है। फिर वो एक तरह से जबरदस्त इन्फेक्शन हो गया ना वो। मरने के तो वैसे भी देखिए मर जाएगा। लेकिन मैंने मूवी देखी, वैसे तो काफी पेट्रियट मूवी है, देशभक्ति है, आई रिस्पेक्ट दिस मूवी, बड़ा दम है, माँ तुझे सलाम। तो उसमें एक सीन होता है लास्ट में, सनी देओल का जो है, इतनी गोलियां लगती है, इतनी गोलियां लगती है, पर सनी देओल साहब जो है गिरते ही नहीं है, लेकिन उनकी एक गोली से दुश्मन मर जाता है। इनकी गोली बड़ी स्पेशल थी, भारत की गोली बहुत स्पेशल थी, बट मुझे लगता है दुश्मनों की गोली नकली थी शायद। वो मार रहे थे पर इनको कुछ हो नहीं रहा था, लग रही थी गोली, ऐसा नहीं कि घायल नहीं हो रहे थे, बट फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे। हालांकि सीन बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही रोमांचक है, अंदर से रोंगटे खड़ा करता है, देशभक्ति जुनून ला देता है, और शायद हमारे फौजी भाइयों में है। मैं इस चीज का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट एक्चुअली में ऐसा होता है कि अंदर से हौसला हो तो मरते मरते भी कईयों को मार देता है, ये चीज होती है। तो यहाँ पर जो है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द इम्पैक्ट। बताइए जो वेलोसिटी है ब्लॉक, क्या इस इम्पैक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ब्लॉक का क्या वेलोसिटी होगा? क्या लगता है वो जो वुडन ब्लॉक 20 kg का है, उसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी या बिल्कुल वैसा ही हो रहेगा? वैसा ही रहेगा। एंड हाउ मच एनर्जी लॉस्ट इन द कोलिजन, कितना एनर्जी लॉस होगा? अच्छा, सबसे बड़ी समस्या तो फिजिक्स में यही होती है ना आप लोग को, कि सवाल समझने में, पढ़ने में डर लगता है, सवाल को डील करने में प्रॉब्लम होता है। बट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ना, आपको नहीं लगता कि पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपके सामने, अगर आप ऐसा सोचे तो? यही विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है आपको। बच्चे लोग विजुअलाइजेशन क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं, तो जब तक आप सोचेंगे नहीं, पिक्चर क्लियर कैसे होगा? कैसे आप सोल्व करेंगे? यहाँ तो सॉल्यूशन दिया है तो जल्दी जल्दी आप देख लेते हैं, वहां थोड़ी सॉल्यूशन होगा, सोचना पड़ेगा ना आपको। जब आप सोचेंगे तो वहां पर आपको पूरा पिक्चर सामने होना चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो खैर इसको आप देखेंगे, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। और मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम साफ साफ बताया, और ये मैंने बताया था आपका 2 गाड़ियों के ऊपर, मैंने बताया होगा वीडियो में। हाँ शायद 2 गाड़ी था, एक ट्रक था, एक छोटी सी गाड़ी थी, टक्कर मारता ड्यूरिंग कोलिजन, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ध्यान है कुछ वर्क एनर्जी वाले में?
नहीं सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, तो उसके ऊपर ये बनेगा। लास्ट में लॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, वही निकल जाएगा। ऐसा ही जो है, हमारा टाइम भी होने वाला है। एक और ऑब्जेक्ट है, इसी तरह के सवाल होते हैं ये, बाकी जहां भी आप लगाएंगे इसको, तो एक बार इसको आप बनाना और क्या, इसको आप सोल्व करना। सवाल तो देखिए बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट मैंने लगभग लगभग आपको क्लियर करने की कोशिश किया जिससे आप क्लियर कर पाए। ठीक है, तो यही है बस, इसको आप सोल्व करना। बाकी हर एक क्वेश्चंस को तो करवाना खैर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत समझाना ही पड़ता है। अगर बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं करूं, जो आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे हो गया, ये हो गया, तो सारे ही हो जाएंगे फट फट फट, लेकिन बात वो नहीं है ना। सर हम्म। हम्म। सर जैसे आप मैथ्स में सारे फॉर्मूलाज का कराए थे ना, कैलकुलस में हम्म। जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं, हम्म। वैसे ही एक क्लास ऑफ फिजिक्स में भी लेंगे क्या वैसे? क्योंकि काफी वो हेल्पफुल है। ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लो, एग्जाम का 10 दिन पहले ले लूंगा, उस समय याद भी रहेगा। मेरा मेरा एग्जाम 10 दिन के अंदर ही है। अच्छा 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 अच्छा, तो वो आपको तो अभी तो सिलेबस चल ही रहा है वो, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फिर बैच में जो है टाइमिंग का बचाता है, सारा टाइम वो होता है। एक बार वीकेंड पे सर अगर पॉसिबल हो तो। आप एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद नहीं होता फिर मुझे बताओ, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, क्योंकि आपने मेरे साथ मैथ में बहुत अच्छा कोऑपरेट किया था। ओके। क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेहनत करके फिजिक्स का छोटे छोटे फॉर्मूला बना रखा है, एक एक पेज में आप ध्यान से देखेंगे, 2-3 चैप्टर का बनाया था शायद, 15 का बनाया था, और बाकी तो वैसे भी छोटे छोटे ही होते हैं, तो आप एक पेज में कलेक्ट करो। और पेपर का भी जैसे आपका 15। 15 को है, तो आप अभी से लिखना शुरू कर दो, बस ऐसे ही हंसते खेलते भी आप लिखो, हंसते खेलते भी आप लिख दो, खाली आप अभी से लिखना शुरू करो। ज्यादा नहीं, ओके। आपका एक हफ्ते में बहुत निखर जाएगा। ये मैं खुद से करता था, मेरी बचपन की आदत है ये, जब मैं 10th में था तो मैं ऐसा करता था, मेरा एक चैलेंज अपने आप से लेता था, और पूरा मैथ 10th का फॉर्मूला मैं अप्रोक्स 15 से 20 मिनट में लिखता था, 15-20 मिनट डन कर देता था। सर आपकी तरह हम प्रोडक्टिव नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा, यही तो आप माइंड का खेल है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट था, कोई ना मीडिया, सोशल मीडिया ना कुछ ना कुछ, वो तो खुद से ही मैं कर रहा था, और अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा कर दिया मैंने, तो वो तो सोचना ही नहीं है। आपको तो फिर भी गाइडलाइन मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, तो ठीक है, यहीं पर हम लोग इसको बाइंड अप करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स लगता है रात का खाना लेट ना हो जाए, इसलिए खाने के लिए चले गए लगता है, फिर हजम नहीं होगा ना सुबह सुबह तक, या कोई वर्किंग होगा, कई लोग वर्किंग भी होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही मजे लेने के लिए बोल देता हूँ, क्या कंडीशन है मुझे क्या पता, बट ऑलमोस्ट चले गए हैं यहाँ से, बस यही कुछ तीन, 1 2 3 4 लोग हैं केवल। ठीक है, इसको ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।